हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वहाँ एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था। अब चलिएगा दोस्तों, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसे मिनी संविधान, लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे कई नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके द्वारा दोस्तों बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए थे। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। ये भी बार बार पूछाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। उसके बाद एक एक शब्द को अलग अलग करके भी पूछा था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला फैक्ट हमारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब आगे मूल कर्तव्य से जो फैक्ट बनते हैं उनको भी हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A में है। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, भाग 4A और अनुच्छेद 51A। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक सेंटेंस से आपके 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, जो कि आपके हर शिफ्ट में दोस्तों देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा करंट अफेयर्स का है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुनः करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा विल्नियस, लिथुआनिया में। अब चलिए दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ट्रेंड में रहता है दोस्तों, उसके बाद में उसके फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन और पूछे आ सकते हैं हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। अब देखिएगा, नाटो का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 2023 में आयोजन का संस्करण जो इसका किया गया था विल्नियस लिथुआनिया में, वो 33वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है, और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। सारे फैक्ट ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। अब चलिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने। ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल कितने मैच खेले गए थे आईसीसी विश्व कप 2023 में, तो 48 मैच। ये भी ध्यान रखेंगे। पहला मैच 5 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। लास्ट भी यहीं पर खेला गया था 19 नवंबर को। ये भी ध्यान रखेंगे। 6 विकेट से भारत हारा था। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत की तरफ से कप्तानी किन्होंने की थी, तो भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा थे। टोटल भारत के 10 शहरों में 10 मैदानों पे ये दोस्तों इस मैच का आयोजन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और पूरी तरह से इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी। ये सारे फैक्ट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। तो कोल्लम है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। तो चेन्नई मेट्रो है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लिपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। तो मारिया स्टेपानोवा है। कौन है, मारिया स्टेपानोवा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स से है। आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स है। और आईपीएल 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो गुजरात टाइटंस है। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ डाल देते हैं, विजेता और उपविजेता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नाडी शहर में किया गया है, जो कि फिजी में पड़ता है। नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 हाईलाइटेड योजना है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, सॉरी दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 नामक योजना को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। हाईलाइटेड योजना आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यास सम्मान 2023 से 22 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया। व्यास सम्मान 2022 ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 23 में दिया गया है, 22 का ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो रवि कन्नन है। नेक्स्ट, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो रिकी केज हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे करंट का हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पे एक हमारा 3 पीडीएफ पड़े हुए दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है आप लोगों के लिए। सबसे पहला पीडीएफ लगा हुआ दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 का, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप दोस्तों इच्छुक हैं, चाहते हैं, तो पेड फीस इसकी 50 रुपीज़ रखी गई है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ दोस्तों हमारा है बिहार एसएससी 10+2 2023, जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो 50 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दोनों के पीडीएफ की दोस्तों कंबाइन की मांग हो रही, लेकिन कंबाइन इसमें नहीं किया जा सकता। कारण है, एसएससी जीडी में हिंदी पूछा जाएगा, बिहार एसएससी में हिंदी नहीं पूछा जाएगा। दूसरा कारण है दोस्तों कि बिहार एसएससी में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और बिहार एसएससी में जनरल साइंस भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि ऐसा एसएससी जीडी में नहीं है, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते। बाकी जो आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग है दोस्तों, वो ऑलरेडी चलती ही रहती है, आप लोगों को वीडियोज़ देख के उनको दोस्तों प्रैक्टिस करने होंगे। लास्ट जो दोस्तों हमारा पीडीएफ है यूपीपीएससी आरओ 2023, इसके पूरे पाठ्यक्रम को, जिसमें पीटी का 2 एग्जाम करवाया जाएगा, जीएस सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर से टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सामान्य अध्ययन के 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 200 क्वेश्चन पीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 दोस्तों यानी कि 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप इच्छुक है तो 100 रुपये पेड फीस रखी गई, आप लोग दोस्तों मैसेज कर जुड़ सकते हैं। कारण यह है दोस्तों, आप लोग जानते हैं 100 रुपये रखी गई, लेकिन काफ़ी दोस्तों इसमें टफ लेवल के, काफ़ी रेयर टाइप के, काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, तो मटेरियल कलेक्शन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए इसकी पीडीएफ यहाँ पे पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पुनः जितने महत्वपूर्ण समाज सुधारक से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, एक साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। अब चलते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले संगठन का नाम दिया गया है, फिर संस्थापक और वर्ष ये भी शामिल कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस में वर्ष भी पूछा जाता है। अब सबसे पहले दोस्तों आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी 1815 में। दूसरा है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी, कब? 1828 में। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, कब की थी? 1839 में। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, कब की थी? 1867 में। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आप देखिएगा आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला है दोस्तों
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में। कब की गई थी? 1875 में। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। इनके आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के थे, उन्हीं के नाम से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी 1774 में। अब जैसे भी बने दोस्तों, चाहे आप इसमें कोई ट्रिक लगाएं या इनको नोट डाउन करें, उस तरह से आप लोग इनको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें, या फिर पीडीएफ लें तो अंडरलाइन लगा के इनकी स्टडी करें ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हैं। महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गए जो कि स्थापना होती है। उसके बाद हम लोग देखें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महान्यायी एवं महाधिवक्ता हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, 42वां संविधान संशोधन हो गया, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, भारत के महत्वपूर्ण नदियों से क्वेश्चंस। उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, जनगणना 2011, प्रमुख समाज सुधारक, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, खेल जगत के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। उसके बाद जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चन। और देखें दोस्तों तो पंचवर्षीय योजना, जिसमें पंचवर्षीय से लेकर नीति आयोग तक पूरी तरह से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों। करंट अफेयर्स आप पूरा जोड़ ही लीजिए, जहां से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं से भी देखिए, आप उन टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस कीजिए और देखिए उन सारे टॉपिक्स से हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप क्लियर करने का प्रयास करें, या फिर दोस्तों पीडीएफ लीजिए और अंडरलाइन लगा लगा के एक अच्छी स्टडी कीजिए। ज़्यादा भागदौड़ करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये आप लोग दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्या है दोस्तों? मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी। कब की थी? 1906 में। नेक्स्ट है भारत संघ, दोस्तों भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ से आगे चलने का प्रयास कीजिए। भारत संघ, और सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, आपके सिलेबस में तो जनरल साइंस भी दिया गया है। अब इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूरी तरह से पढ़ने, पूरी तरह से थोड़ी। आप हिस्ट्री से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक हम लोग सारा थोड़ी क्लियर कर पाएंगे। तो जो हमारे लिए आवश्यक है उसको पूरी तरह से फोकस करना है, जो आवश्यक नहीं है उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने। सब कुछ ना हम पढ़ सकते हैं, ना सब कुछ याद रख सकते हैं, और ना सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और वहाँ परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए जो जरूरत है वो पूरी तरह से आप लोगों को दिया जा रहा है, और जो जरूरत नहीं वहाँ हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। भारत संघ की स्थापना दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1876 में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों हमारा आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1866 में। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक ने मिलती, यानी दोनों के प्रयासों से किया गया था, आप लोग जानते होंगे। कब? 1916 में। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी 1939 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट सत्य शोधक समाज, जो कि हमारा क्वेश्चन था, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे ने की थी 1867 में। आगे चलेंगे हम लोग। लास्ट है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण समाज सुधारक से क्वेश्चन, जिसको हम पूरी तरह से यहाँ पे ले आए। आगे इसका रिवीजन भी करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को अलग ट्रेंड से भी डालेंगे, रिवीजन करते हुए चलना है। और जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको दोस्तों फैलाना नहीं है, उसको समेटते हुए चलना है। कुछ इस तरह से दोस्तों प्रिपरेशन करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों पॉलिटी से आया हुआ है, ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो आर्टिकल 280 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। आप चलिए महत्वपूर्ण आर्टिकल से यानी पॉलिटी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं एक साथ। सबसे पहले है वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 है। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति शासन से। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फैक्ट दिया जाता है आर्टिकल बताने होते हैं, एक आर्टिकल दिया जाता है फैक्ट बताने होते हैं, इसलिए दोनों तरह से डाला जा रहा है। आगे भी इसी तरह से, और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी पूरी तरह से कवर किया जाएगा इन सभी टॉपिक्स के इर्द गिर्द, ताकि इजी टू मॉडरेट आप सारे क्वेश्चन से प्रिपेयर हो सके। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 248 है। कौन सा? 248। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। और जो दोस्तों तीनों विषयों में नहीं शामिल
हैं जो विषय तीनों यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में नहीं आते हैं, उन्हें उच्छिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है और इन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है, जो हमारा क्वेश्चन था 248 के अंतर्गत आता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल 75 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 है। ध्यान रखेंगे जितने आर्टिकल से हैं एक साथ ले आए, जो छोटे हैं आगे सेट में आएंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। और महान्यायाधीश, आपके हर एग्जाम में आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5 से 7 बार पूछा गया। महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76। भारत का प्रथम विधेयकारी इन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह से दोस्तों, राज्य का प्रथम विधेयकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 76 के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलेंगे आगे, हम लोग बिहार जीके को देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिहार एसएससी का बिहार जीके से आएगा ही। क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में। ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए बिहार स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहला है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। बोध गया, आप लोग नाम सुने होंगे, इतना आप लोग ध्यान करते हुए चलिए। नेक्स्ट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सम्राट के प्रयासों से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा नवल किशोर सिंह ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है? तो चंपारण है। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह है। नेक्स्ट, बिहार में गया एक जिला है, जानते होंगे। गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फल्गु नदी। और लास्ट क्वेश्चन है बिहार जीके से, बिहार से झारखंड का विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चंस को आगे के सेट में कवर करेंगे। सारा डाटा एक साथ ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों, नंदा देवी, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ये जियोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अब देखिएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत श्रेणी में आता है। एक नवीन वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला इसे कहा जाता है। अगला है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। ये भी एसएससी में पूछा गया हाल ही में दोस्तों। किस में पूछा गया था? सीजीएल में पूछा गया था, सीएचएसएल में पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। हम लोग जानते हैं कर्क रेखा का अक्षांशीय रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। पश्चिम से पूर्व क्रम से बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी क्वेश्चन पलट दिया आता है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तब अगर आप लोग 8 राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जुड़ने का प्रयास कीजिए। थोड़ा यहाँ देख लिए, थोड़ा वहाँ देख लिए, इस वीडियो स्किप कर दिए, इससे बात नहीं बनेगी। टॉपिक्स को कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे कमेंट बोला जाता है, कमेंट जरूर कीजिए। होता क्या कमेंट करने से? क्वेश्चंस याद नहीं होते तो याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से, ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है देवप्रयाग है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा था, वायुमंडल के किस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचला मंडल है, यानी किसी में बादल बनते और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है, और इसी के ऊपरी हिस्से पर
ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्यमंडल है, मध्यमंडल के ऊपर आयुर्मंडल है जो कि रेडियो किरणों का प्रसारण करता है, और सबसे ऊपर ये हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन बार बार पूछाता है वायुमंडल के में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकेंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्रम से बात करें तो नियान हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन भी वही आ गया है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन है। क्वेश्चन अगला दोस्तों, 3 क्वेश्चन यहाँ से बांध से रखे गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परियोजनाओं से। हीराकुड बांध किस नदी पर संचालित है, महानदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रख देंगे यहाँ पे, ताकि इजी टू मॉडरेट कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो सके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिए दोस्तों, खेल जगत से क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रीय खेल से संबंधित क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं एसएससी में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जूडो है। ये हमारा क्वेश्चन रखा गया है। अब एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल है, एक साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले भारत है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है। इस तरह से दोस्तों वीडियोस देखने से होता क्या, आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता, और कोई भी दोस्तों एग्जाम अगर पढ़ ही जाए तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थोड़ा इर्द गिर्द चलने से दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलता है कि आप कहीं से कुछ देख लें, कहीं से कुछ देख लें, ऐसे कन्फ्यूजन में बना रहता है। लास्ट में होता क्या दोस्तों, हम लोग जब एग्जाम होगा एनालाइज हम भी कराएंगे हर शिफ्ट का, लेकिन वहाँ पे बेनिफिट आप लोगों को कम मिलता है। मैं ये सच बात बता रहा हूँ। सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयारी करके रखें, ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन के इर्द गिर्द बात हुई, बाकी क्वेश्चन में आप लोग मिस हो गए। शास्त्रीय नृत्य आप लोग नृत्य रट के रखे हुए हैं कि ये नृत्य कहाँ, लावड़ी कहाँ पे मनाया था, कोई क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन के इर्द गिर्द वहाँ से बता दिए गए, आप मिस यूज हो गए यहाँ पे कि कौन सा कहाँ का था, कौन सा कहाँ का था। तो ऐसे होता क्या दोस्तों, ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ ज़रूरत है या तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करके उनको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए, या फिर पीडीएफ से दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप भीड़ से आगे चलिए। अगला दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्या था, क्रिकेट था। पाकिस्तान का क्या है, बेसबॉल है। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी फुटबॉल है। ब्राज़ील का क्या है, फुटबॉल है। चीन का क्या है, टेबल टेनिस है। फ्रांस का क्या है, फुटबॉल है। मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का क्या है, यहाँ का भी बैडमिंटन है। इसके अलावा दोस्तों 2 पीडीएफ यहाँ से खेल जगत में और क्वेश्चन डाले जाएंगे। एक भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एशिया महाद्वीप के पूरी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस के ट्रेंड बनते हैं। और एक बार पूरी तरह से सभी को हम लोग जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कवर कर लेंगे, तो हमारे इस तरह के जो राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। भूटान का क्या है, तीरंदाजी है। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी फुटबॉल है। और स्पेन का क्या है, बुल फाइटिंग। आप लोग जानते हैं साड़युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों, खेल एवं खिलाड़ी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक साथ ले आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर होगा 5 खिलाड़ी। अब चलिए एक साथ कवर कर लेते हैं। विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, कबड्डी में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। कोई भी ट्रिक लेकर आइए, जैसे भी बने, इन क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, नहीं 1 नंबर आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है बेसबॉल, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में कितने होते हैं, 19 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला दोस्तों खो खो, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी का पहले याद कर लीजिए, 11 के बाद 9 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, ऐसे करके कोई ट्रिक बना लीजिए जैसे आप लोगों को ईजी पड़े कि आप प्रिपेयर रहें। अगला है बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। रग्बी फुटबॉल तक हमारा हो गया है। फिर पोलो में कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।